अस्सलामुअलैकुम भाई। आज की वीडियो में हम जो है वो अपना सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स को स्टार्ट करेंगे। हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2 है फंक्शन एंड लिमिट्स। आप बोलोगे चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट क्यों नहीं किया? तो देखो, चैप्टर नंबर 1 एक सॉफ्टवेयर बेस्ड चैप्टर है जिसमें आपको एक सॉफ्टवेयर मुझे सिखाना है। तो मैं इंशाल्लाह उम्मीद करूँगा कि जल्द ही वो सॉफ्टवेयर मैं आपको सिखा दूँगा। तो अभी जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो ये हैं, याद रखना सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स जिस बच्चे ने छोड़ी ई कैट में उसके नंबर जो हैं वो 10 से ज़्यादा नहीं आ सकते हैं, ठीक है, या इससे भी कम आ जाएंगे। तो सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स आपको ई कैट के अंदर यानी यूनिवर्सिटी के टेस्ट के अंदर 15 से 20 नंबर जो है वो दिलवाती है, या 15 नंबर तो मिनिमम आपको दिलवाती है। इंटीग्रेशन इस जो है वो सेकेंड ईयर की मैथमेटिक्स में है, फंक्शन एंड लिमिट है, इसके अलावा टिग्नोमेट्री है, स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, ग्राफ्स हैं, इसके अलावा डिफरेंशिएशन है और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी है। तो याद रखो, जो ये बच्चा छोड़ के जाएगा उसको जो है वो मैथ में अच्छे नंबर नहीं आएंगे, उसका यूनिवर्सिटी में टेस्ट पास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इस तरह से समझाऊंगा आज की वीडियो में कि जैसे आपने ज़िंदगी में कभी भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो भी आप बोलोगे हाँ मुझे ये चैप्टर समझ में आ गया कि इसमें आखिर है क्या और करना क्या है। सवाल सॉल्व करना आ जाएंगे क्योंकि एग्जाम्पल्स भी आपको मैं कराऊंगा। और फिर उसके बाद मैं आपके साथ जो है वो इन चैप्टर्स की 100 200 300 MCQs की वीडियोस शेयर करूंगा, जिसमें ये चैप्टर घोल के पी लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अभी बेसिक क्लियर कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो एक बात और याद रखो, ग्रुप की फ़ीस हमारे 4,500 रुपये है पूरे साल के लिए। बच्चे जो है वो जल्दी ऐड हो जाते हैं तो इससे ये फ़ायदा होता है, फ़ौरन ऐड हो गए तो इससे ये फ़ायदा होगा कि MCQs बुक्स, टेस्ट, रिकॉर्डेड सेशन, सारे सेशंस आपको मिलेंगे, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी घर बैठे बैठे। चलो अब स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, उसके बाद सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जो जो लिखवाऊँ लिखते रहो, ताकि जब रिवीजन का वक्त आए तो अपनी कॉपी खोल कर खुद ही रिवीजन कर लो, परेशान ना होना पड़े रिवीजन करने के लिए। देखो यार, फंक्शन रूल होता है। किताबी बातें छोड़ो, किताबी बातें तो हर जगह लिखी हुई हैं, चैट GPT भी किताबी बातें दे रहा है आपको, ठीक है, किताब में भी चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन आपको बात समझ नहीं आती। अब ज़रा बात समझो, फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल है। रूल क्या होता है कि जैसे यार आप x + 5 कर लो, ये रूल है। जैसे आप x का स्क्वायर कर लो, ठीक है, ये एक रूल है। जैसे आप जो है वो x + 1 कर लो, ये भी एक रूल है। या जैसे आप जो है वो x + x³ कर लो, ये भी रूल है। तो फंक्शन क्या है? रूल है, यानी ये आपको बताएगा कि आपने x के साथ करना क्या है। जैसे ये एक रूल है, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है, यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है जिसे हम क्या बोल रहे हैं? रूल। रूल से क्या मुराद समझ में आ रही है कि आपने आखिर x के साथ करना क्या है। क्या x का स्क्वायर लेना है, क्या x का क्यूब लेना है, या क्या करना है? तो आपको फंक्शन देखकर समझ में आ रहा है कि रूल ये है कि आपने x के साथ 5 को प्लस करना है। बस यही सारा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, अभी हमने चैप्टर नंबर 12 जब किया था फर्स्ट ईयर का, उसमें मैंने फंक्शन, डोमेन और रेंज बहुत डिटेल में समझाई थी आपको। तो फंक्शन क्या है? फंक्शन एक रूल है। फंक्शन आपको दिया जाएगा, यानी आपको एक रूल दिया जाएगा कि आप x के साथ क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर हम x के साथ क्या कर सकते हैं? जस्ट 5 को ऐड कर सकते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? एक रूल होता है, सही है। अब ये रूल क्या मदद करता है? ये रूल हमारी मदद करता है कि हम इनपुट दें और हमें आउटपुट मिले, ठीक है। क्या मदद कर रहा है फंक्शन हमें? कि हम इनपुट दें और हमें आउटपुट मिले। अब इनपुट क्या है? इनपुट वो नंबर है जो आप x की जगह पर पुट कर सकते हो। क्या है इनपुट? वो नंबर जो आप x की जगह पे पुट कर सकते हो। x की जगह आप 0 पुट कर सकते हो, x की जगह 1, x की जगह 2, या जो भी नंबर आपके दिल में है x की जगह पॉजिटिव नेगेटिव पुट कर सकते हो। जब मैं x की जगह कोई नंबर पुट करूँगा तो क्या मुझे आउटपुट नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। अब आ जाओ, आउटपुट देख लो। आउटपुट क्या है? कंसीडर करो कि मैंने x की जगह पर पुट किया 1, ठीक है। तो मेरे पास रूल ये है, यानी फंक्शन ये है। तो f1 = 1 + 5, तो ये आ गया मेरा 6।
ये है मेरा आउटपुट। क्या हुआ? मैंने इनपुट को पुट किया। जब आप अपनी फीलिंग्स किसी इंसान में डालते हो तो वो आपको कोई आउटपुट देता है, या वो आपको वैसा ही आउटपुट देता है जैसा आप चाह रहे होते हो, या वैसा आउटपुट देता है जो आप नहीं चाहते। मगर यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको वही आउटपुट मिलेगा जो ट्रू है, आपके साथ धोखा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया की किसी भी कैलकुलेटर में ले जाओ, दुनिया की किसी भी मैथमेटिशियन के पास ले जाओ, वो 1 + 5 आपको 6 ही बताएगा। समझ आई बात? इनपुट क्या है? आपकी x की वैल्यूज़। फंक्शन क्या है? एक रूल है कि आप x के साथ +5 कर सकते हो, और अब इनपुट यानी x की वैल्यूज़ को आप पुट कर रहे हो, और आपको क्या मिल रहा है? आपको आउटपुट। अब x की आप मल्टीपल वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो, जो वैल्यू चाहो आप पुट करो। तो फंक्शन क्लियर हो गया, इनपुट क्लियर हो गया, आउटपुट। और ये एक ही आउटपुट देता है आपको फंक्शन। याद रखना, फंक्शन क्या करेगा? फंक्शन आपको एक ही आउटपुट देगा, मल्टीपल आउटपुट फंक्शन आपको नहीं देता। चलो आ जाओ, अब इसी बात को किताबी बातों से पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अ फंक्शन इज अ रूल। ये रूल है, आपको कभी ये रूल भी मिल सकता है, कभी ट्रिग्नोमेट्री भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। दैट रिलेट्स ईच इनपुट, जो क्या करता है? इनपुट को लेता है टू एग्जैक्टली वन आउटपुट, और एक आउटपुट देता है। क्लियर कॉन्सेप्ट? बात समझ आई? परेशान नहीं होना, बस परेशान हो जाते हो ना इसलिए मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अब समझते हैं डोमेन और रेंज क्या है। सिंपल अल्फाजों में, जितनी भी आप x की वैल्यूज पुट कर सकते हो ना, उसे हम कहेंगे डोमेन। जितनी भी x की वैल्यू पुट करना पॉसिबल है उसे हम कहेंगे डोमेन। फिर समझो, कोई मुश्किल बात नहीं कर रहा। देखो, चाय में जितनी भी चीज़ें आप पुट कर सकते हो उसे हम कहेंगे कि हाँ, इससे चाय बन जाएगी। जैसे चाय में चीनी, इलायची, अदरक, लहसुन तो नहीं कर सकते, ना ही मिर्चे वगैरह कर सकते हो। तो डोमेन क्या हुई? आपकी चीनी, इलायची, अदरक, ये डोमेन है। मिर्चे, नमक, ये डोमेन नहीं है। तो क्या हुआ? कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ? जितनी भी x की वैल्यू पॉसिबल है पुट करना, वो डोमेन है। अब देखो, आप बोलोगे सर यहाँ तो मैं x की जगह कोई भी नंबर पुट कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन समझो फंक्शन ऐसा दिया हुआ होता, आपको फंक्शन ऐसा दिया हुआ होता, अब क्या करते हैं? फंक्शन ऐसा दिया हुआ होता आपको, अब क्या x की हर वैल्यू पुट कर सकते हो? नहीं कर सकते x की हर वैल्यू पुट। आप 0 यहाँ पर नहीं पुट कर सकते। अगर आपने यहाँ 0 पुट किया तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी। बात क्लियर हुई? क्लिक किया कॉन्सेप्ट? यही बात थी कि जितनी भी x की वैल्यू पॉसिबल है फंक्शन के अंदर पुट करना, दिस इज कॉल्ड डोमेन। चलो, अब ज़्यादा नहीं समझा रहा मैं, ठीक है। अब देखो, इस फंक्शन को देखो और ज़रा डोमेन का एक सेट बना के बताओ मुझे। डोमेन की रेंज बनाओ। देखो, एग्जाम्पल के तौर पे आप x की वैल्यू 0 से लेकर 1 2 3 कुछ भी पुट कर सकते हो, और आप x की वैल्यू -1 -2 -3 कुछ भी पुट कर सकते हो, है ना? यही बनेगा ना। अगर मैं सेट बनाऊं तो ऐसा ही कुछ बनकर आना चाहिए ना, कि x की वैल्यू कुछ भी पुट की जा सकती है। x की वैल्यू इस फंक्शन के लिए कह रहा हूँ, इस फंक्शन के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। इस फंक्शन की बात नहीं कर रहा। इस फंक्शन के लिए भी मैं लिख कर दिखाता हूँ डोमेन कैसे लिखी जाएगी। इस फंक्शन के लिए कह रहा हूँ कि आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हो, 0 1 2 3 इन्फिनिटी, कुछ भी पुट कर दो, 10 15 90 100 1000, नेगेटिव में भी कुछ भी पुट कर दो, आंसर आपको मिलेगा। सही है? तो ये तमाम पॉसिबल इनपुट हैं जो कि मैं इधर पुट कर सकता हूँ। तो ये मेरे पास हो गई डोमेन। अब रेंज की बात करते हैं। आपकी रेंज कितनी है? मंडी जाते हो ना गाय वाय लेने, हमारी बहनें जाती हैं ना शॉपिंग वगैरह करने, तो उनकी रेंज होती है एक। वैसे तो शॉपिंग करने जाओ और रेंज से ज़्यादा सामान ले लो बार्गेनिंग करके, इसमें भी अपना ही मज़ा है। अच्छा, यहाँ आओ, चलो समझते हैं रेंज क्या है। जितने पॉसिबल आउटपुट आ सकते हैं ना आपके फंक्शन से, वो आपके रेंज है। जैसे बिरयानी बनाने जा रहे हो, कभी कभार बिरयानी बनाने जाओ तो पुलाव बन जाता है, या फिर आपके पास खिचड़ी बन जाती है, या फिर आपके पास बिरयानी बन जाती है। तो ये तीनों चीज़ें क्या हुई? ये तीनों चीज़ें आपके पास रेंज हो गई। कभी बिरयानी बनाने गए हो और आपकी खीर बन गई हो, ऐसा तो नहीं है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है ना।
इसी तरह यहाँ भी है कि इस फंक्शन की मदद से मैं कौन कौन से आउटपुट निकाल सकता हूँ, कौन कौन से आउटपुट आ सकते हैं। ये हमारे पास है रेंज, ये हमारे पास क्या है, रेंज है, सही है। अच्छा, अक्सर ना इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि इधर y लिख दिया जाता है। तो अगर मैं रेंज को लिखना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो fx है वो जो है, सॉरी, मेरे पास जो आंसर है, नहीं बल्कि ऐसे नहीं होगा, यही सही था। मेरे पास जो आंसर है या तो वो 0 आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है। अभी मैं समझाता हूँ, ज़रा मैं करके आ रहा हूँ ये चक्कर, ठीक है। या फिर छोटा आ सकता है, 1 मिनट, बल्कि नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये सही है, बल्कि सही है। यहाँ देखो, अब रेंज को समझते हैं, इस फंक्शन को समझो। इस फंक्शन से मैं कौन कौन से आंसर निकाल सकता हूँ, पॉजिटिव में निकाल सकता हूँ, है ना, या ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं ऐसे, ठीक है। अब देखो ज़रा, मैं इस फंक्शन से या तो 0 निकाल सकता हूँ या तो 0 से बड़ा कोई भी नंबर ला सकता हूँ। x की वैल्यू पुट करते रहो, 0 लाना चाह रहे हो ना, x की वैल्यू -5 पुट कर दो, 0 आ जाएगा। तो यानी fx की वैल्यू रेंज यानी आउटपुट कौन कौन से आ सकते हैं, या तो 0 आ सकता है और 0 से छोटा कोई भी नंबर आ सकता है, -1 -2 -3, वो आप x की वैल्यू रखते रहो, आता रहेगा। या फिर ये भी कर सकता हूँ, या तो 0 ला सकता हूँ या तो 0 से बड़ा कोई भी नंबर ला सकता हूँ, 2 3 4 5, जैसे देखो यहाँ लाया मैं 6, समझे। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो जितने भी पॉसिबल आउटपुट आप ला सकते हो अपने फंक्शन की मदद से, उसे आप बोलते हो रेंज। डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आ जाओ समझते हैं, यहां से असल हमारा ये चैप्टर शुरू हो रहा है। ये तो आप पीछे भी पढ़कर आ चुके हो, ये जस्ट रिवीजन था। अब आओ जरा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अभी तक आपने एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन नहीं पढ़ा, ऐसा ही है ना, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन नहीं पढ़ा। लेकिन कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या है, एक फंक्शन है उसके अंदर दूसरा फंक्शन है। नहीं समझे, जरा समझो। ये बॉक्स है, ये बड़ा फंक्शन हो गया, इसके अंदर एक और फंक्शन आ गया, इसी को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। नहीं समझ आया? बहुत आसान है भाइयों बहनों, क्यों समझ नहीं आ रहा। देखो, एक बॉक्स है, उसके अंदर एक और बॉक्स है, इसी तरह से एक फंक्शन है, उसके अंदर एक और फंक्शन होगा, इसी को कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। लिखने का तरीका सीखो। देखो, ये fx है, ये पहला फंक्शन हो गया आपके पास। ये देखो, इसका मतलब है, ये मैं ये नहीं लिख रहा कि ये फंक्शन 1 के बराबर है, मैं ये लिखना चाह रहा हूं ये पहला फंक्शन हो गया। ये gx हो गया आपके पास, ये gx हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया आपके पास। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, देखो gx एक फंक्शन है, फिर f दूसरा फंक्शन है। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होना, इसी को कहते हैं भाइयों बहनों कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एग्जाम्पल से भी समझाता हूं ताकि परेशान ना हो, लिखा हुआ भी है मैंने, समझे बात। अब एग्जाम्पल करते हैं, ये आपको कहा जाएगा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करो। जब भी कहेंगे ना कंपोजिशन ऑफ फंक्शन करो, तो ये चीज़ आपको ज़रूर दे देंगे, वो ये चीज़ दे देंगे कि आपके पास gx होगा, उसको x के अंदर लेकर आना है। समझ रहे हो बात, gx होगा उसका x में। अब देखो होता कैसे, इसका मतलब क्या है, f ऑफ g, इसका मतलब क्या है कि f जो है वो फंक्शन है g का, यानी g जो है वो x के अंदर मौजूद है, x के फंक्शन के अंदर। इससे भी बात समझ आ रही है, इससे भी बात समझ आ रही है, दोनों में से चाहो जिस तरह लिख सकते हो। अच्छा, एक तरीका ये भी हो सकता है कि g ऑफ f ये अलग बात कहेगा। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब अब ये होगा कि f एक फंक्शन है जो कि मौजूद है। याद रखना, जो अंदर लिखा होगा ना, इसका मतलब है कि ये अंदर वाला फंक्शन है, और जो बाहर लिखा होगा वो बाहर वाला फंक्शन होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आपके पास एक फंक्शन है fx जो कि g के अंदर मौजूद है, यहां पे क्या है, एक फंक्शन है gx जो कि f के अंदर मौजूद है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फील आ जाता है कभी कभार, पता है आप लोगों को मैं पढ़ा रहा होता हूँ, सामने तो आप लोग नहीं होते, लेकिन मुझे समझ आता है इन बच्चों को बात समझ आ चुकी है। आओ जरा करके दिखाता हूँ। 2 मैंने फंक्शन दे दिए, देखो ना फंक्शन है ना भाई, रूल है। अच्छा, ये बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि फंक्शन हमेशा g से लिखा जा सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फंक्शन f g किसी से भी लिखा जा सकता है, सही है। ये एक फंक्शन मौजूद है,
ये दूसरा फंक्शन मौजूद है। अब जरा इस चीज को आपने प्रूफ करना है। याद रखना, g को एक्स एफ के अंदर पुट करेंगे, जो अंदर होगा ना उसको आप उठाओगे और जो बाहर होगा ना उसमें पुट करोगे x की जगह। याद रखना x की जगह पुट होगा। कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहा? नहीं हो रहा ना? समझो बात को। जो अंदर होगा ना उसको आप कह लो 1, जो बाहर होगा ना उसको कह लो 2। 1 को 2 के अंदर पुट करना है आपने दूसरे वाले फंक्शन में। जरा आओ पुट करके देखते हैं, ये चीज लिख के देखते हैं, एफ जी एक्स, ठीक है, या एफ ऑफ, ये ओ है, जी एक्स। तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये लिखा जाएगा, देखो x की जगह ही पुट कर सकते हो आप, ये याद रखना, x की जगह ही पुट कर सकते हो। तो यानी x इज इक्वल टू 3x, ऐसे करके, ठीक है, इस तरह से है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा? ये x है ना, मैं gx को पुट कर रहा हूं f में, तो क्या हो जाएगा? 3x, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2, ये लो, हो गया। या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, f ऑफ g 3x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। नहीं समझ में आया होगा? यहाँ थोड़ा सा परेशानी हुई होगी, और ज़रा परेशानियाँ दूर करता हूँ आपकी। देखो मेरे भाइयों, मैंने क्या कहा? gx f के अंदर मौजूद है, तो यानी अब आप कहाँ पुट करोगे? g को कहाँ पुट करोगे? जहाँ जहाँ x है ना वहाँ पुट करोगे। तो देखो x था, 3x था ना, तो मैंने यहाँ 3x पुट करा। अगर ये 2x होता तो यहाँ 2x और 2x पुट करता। यहाँ कुछ नहीं करना, यहाँ कुछ 2 के साथ कुछ छेड़खानी नहीं कर देना, 2 को ऐसे टेस्ट रहने दो, क्योंकि 2 के साथ x नहीं है। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ आप 3x कर दोगे। सही है, बात क्लियर हो गई। अच्छा, एक छोटा सा ना आप करके बताओ, ये gx है आपके पास जो कि है 9x, और f है आपके पास, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है? मैं देखूंगा और लाइक भी करूंगा आपके कमेंट को, और जिसने सबसे पहले दिया होगा उसको मैं पिन भी कर दूंगा इंशाल्लाह। तो x प्लस 6x प्लस 2। अब मुझे ज़रा इसका आंसर बताओ। याद रखना, जहाँ जहाँ x होगा वहीं पे आप पुट करोगे, ठीक है? मैंने ऊपर आपको समझा भी दिया, एक बार मेरी एग्जाम्पल को देख लेना। इनवर्स ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, देखो बेटा, इसकी मदद से ये निकाल रहे हो ना, इसकी मदद से ये निकाल लेना, इसी को कहते हैं इनवर्स। नहीं समझ आई? चलो आओ, कोई बात नहीं, हो जाता है, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। देखो परेशान होने वाली बात होगी, मैं खुद बोलूंगा आप परेशान हो जाओ, थोड़ी टेंशन लो। मैं कहता हूं आप लोगों को अक्सर, बेटा थोड़ी सी फिक्र करो अपने मुस्तकबिल के बारे में। जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो फिर परेशान होने वाली कोई बात है ही नहीं, ठीक है? चलो आओ जरा मैं आपको समझाता हूं, आओ मैं ज़रा समझाता हूँ। इन्वर्स समझो, आप लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी पढ़कर आ चुके हो और मुख्तलिफ जगहों पे पढ़कर आ चुके हो। देखो बेटा, आपने क्या किया? आपने एक फंक्शन को x कहा और ये आपका y है। आपने x की वैल्यू पुट की, ठीक है, x की वैल्यू पुट की तो ये आंसर निकल कर आएगा, यानी y आएगा, है ना? देखो ना, x की वैल्यू पुट करोगे तो y आएगा, है ना? मगर अब y की वैल्यू पुट कर कर दोबारा x निकाल लेना, इसी को कहते हैं इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब उलट कर दो। पहले आप x की वैल्यू पुट कर रहे थे, y आ रहा था, यही हो रहा था ना। देखो x की वैल्यू मैं कुछ भी पुट करूंगा y आ जाएगा, मगर अब मैं जो है वो क्या करूंगा? y निकालने की कोशिश करूंगा। तो y निकालने के लिए क्या करूंगा? इन्वर्स कर दूंगा, ठीक है? बात समझ रहे हो? नहीं समझ में आ रही होगी? चलो थोड़ा सा आसान करता हूँ, थोड़ा सा मैंने हार्ड कर दिया इस चीज़ को, जब भी समझ नहीं आ रही होगी। देखो बेटा, ये फंक्शन है आपके पास, आपने x पुट किया, ठीक है, आपके पास ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। अब इन्वर्स में क्या होगा? मैं इन्वर्स में ये चेक करूंगा कि ऐसा मैंने क्या x पुट किया था कि ये आंसर आया, और इन्वर्स को शो करने के लिए मैं क्या करूंगा? इस तरह से इस पर इन्वर्स का साइन लगाऊंगा, ठीक है? बात समझ आ रही है? इन्वर्स में हम ये चेक करेंगे कि हमने ऐसा क्या x पुट किया था कि हमें ये आंसर मिला, ऐसा हमने x की वैल्यू को क्या पुट किया था कि हमें ये आंसर मिला। यहाँ ज़्यादा अच्छी तरह डिटेल में समझ में आएगी। देखो हम क्या करेंगे? हम fx को पुट करते हैं, तो देखो fx कोई भी फंक्शन हो सकता है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होगे, 2 + x, fx कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो हम
एफ एक्स को सॉल्व करेंगे यानी एक्स की जगह कुछ पुट करेंगे तो ये एफ एक्स आएगा और एफ एक्स को हमने वाई कह दिया। बात क्लियर हो गई। अब हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि यार हमने ऐसा क्या एक्स पुट किया था कि हमारे पास ये वाई आंसर आया। देखो दोनों सिचुएशन में हम क्या कर रहे हैं, हम एक्स को ही देख रहे हैं। पहले हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू को पुट किया, ये निकाल लिया, सही। अब समझ लो एक्स की वैल्यू में भूल गया कि मैंने एक्स की ऐसी क्या वैल्यू पुट करी थी कि ये आया, एक्स की ऐसी क्या वैल्यू पुट करी थी कि ये आया। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन्वर्स करूंगा। अब मैं क्या करूंगा, इन्वर्स करूंगा, यानी मैं जो है वो कोशिश करूंगा दोबारा एक्स की वैल्यू निकालने की। इन्वर्स में आप क्या करते हो, एक्स की वैल्यू को दोबारा निकालने की कोशिश करते हो। सिंपल अल्फाजों में कहूं तो जब आप फंक्शन को सॉल्व कर रहे होते हो तो आप क्या करते हो, एक्स की वैल्यू पुट करते हो। फॉर एग्जांपल आपने 3-4 महीने बाद अपना फंक्शन देखा, उसमें एक्स की वैल्यू पुट हुई हुई है। अब आपको याद ही नहीं आ रहा मैंने एक्स की वैल्यू ऐसी कौन सी पुट करी थी कि मेरा ये वाई आंसर आया। 3-4 महीने बाद आपने देखा कि यार मैंने एक्स की वैल्यू ऐसी कौन सी पुट करी थी कि मेरा ये वाई आंसर आया। तो आपने क्या किया, आपने फंक्शन को इन्वर्स कर दिया। जब फंक्शन को इन्वर्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि एक्स की क्या वैल्यू पुट करी गई थी। यही चीज़ है इन्वर्स ऑफ फंक्शन। नॉर्मल में आप क्या करते हो, फंक्शन में एक्स की वैल्यू पुट करते हो, वाई आ जाता है। इन्वर्स में आप क्या करते हो, एक्स की वैल्यू को दोबारा निकालने की कोशिश करते हो कि एक्स की वैल्यू आखिर थी क्या और क्या पुट करा गया। ठीक है, तो जब ये कह रहे हैं कि आप एफ एक्स को सॉल्व करोगे वाई आएगा, मगर वाई का इन्वर्स ले लोगे तो दोबारा एक्स आ जाएगा। ठीक है, अभी मैं वो सॉल्व करना सिखाता हूँ आपको। चलो, अब हम कंपोजिशन में इन्वर्स कर रहे हैं। नॉर्मल फंक्शन में इन्वर्स कर रहे होते तो कोई मसला नहीं था, कंपोजिशन में कर रहे हैं। ये नॉर्मल फंक्शन है, देखो ये रहा, यहाँ लिखा था ना नॉर्मल फंक्शन है, देखो, और ये एज इट इज मौजूद है। इनके ऊपर इन्वर्स लगा देना। ठीक है, अब इन्वर्स लगाने में ना एक सिचुएशन समझो होता क्या है, ये चीज़ तो एज इट इज रह जाती है, इसको कोई छेड़ते नहीं है हम। ठीक है, मगर एक बात याद रखना, उलट हो जाएगा। ज़रा कॉन्सेप्ट को, दिमाग को खोलो, 1 मिनट के लिए दिमाग को खोल दो मेरे लिए। मैं एक चीज़ उसमें जो है वो लेकर आना चाह रहा हूँ। जब मैं कंपोजिशन कर रहा था तो मैं क्या कर रहा था, जी की वैल्यू को एफ में पुट कर रहा था, है ना। अब मैं जानना चाहता हूं कि जी की वैल्यू क्या थी, मैं भूल गया जी की वैल्यू मैंने क्या पुट करी थी, तो मैं इन्वर्स करूंगा। तो इन्वर्स करने में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एफ की वैल्यू को जी में पुट करना पड़ जाएगा, तो मुझे पता चल जाएगा जी क्या है। समझ आया, आ गया समझ। चलो मैं फिर बताता हूं। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये छोटी छोटी चीजें अगर ये क्लियर कर दो ना बच्चों को तो वो दुआएं देते हैं, वो बोलते हैं सर बस पढ़ने का मजा आ गया। अगर ये क्लियर ना करो ना वो फिर बदवाएं भी मिल जाती हैं। ठीक है, अच्छा देखो कंपोजिशन में मैं क्या कर रहा था, समझ लो मुझे अभी जी की वैल्यू पता है। ठीक है, जी की वैल्यू मुझे अभी पता है, तो कंपोजिशन में मैं क्या कर रहा था कि जी की वैल्यू को एफ के अंदर पुट कर रहा था, है ना। तो मुझे जी एक्स की वैल्यू अभी पता थी, सही। अब मैंने सॉल्व वगैरह कर लिया, अब मैं जी एक्स की वैल्यू भूल गया, मैं भूल गया जी एक्स की वैल्यू क्या है, तो अब मुझे इन्वर्स करना पड़ेगा, यानी मुझे दोबारा जी एक्स की वैल्यू चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एफ की जो वैल्यू मेरे पास मौजूद है ना, जो फंक्शन सॉल्व होकर मेरे पास आया हुआ है, उसको मैं पुट करूंगा जी के अंदर, तो मुझे मेरा इन्वर्स पता चल जाएगा, यानी जी एक्स की वैल्यू क्या है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बस यही समझाना चाहता था। चलो अब आओ ज़रा यहाँ देखो, ये मौजूद है आपके पास। ठीक है, ये मौजूद है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं जो है वो अपना नॉर्मल फंक्शन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम फंक्शन को सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम फंक्शन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो है वो हम आंसर लिखेंगे। अच्छा, इसे मैं अगेन सॉल्व करूँगा तो यही चीज़ आएगी, इसे सॉल्व करते हैं, फिर इन्वर्स करना सिखाऊंगा। पहले कंपोजिशन करना सीखो दोबारा से। तो मुझे जी एक्स पुट करना है, मुझे ये निकालना है, मुझे ये चीज़ निकालनी है। ठीक है, ये चीज़ निकालनी है। अच्छा, तो अब मेरे पास x क्या है, मैं याद रखना g की वैल्यू को पहले मैं अभी कंपोजिशन कर रहा हूँ, अभी मैं इन्वर्स नहीं कर रहा, अभी कंपोजिशन सिखा रहा हूँ। g की वैल्यू को f में पुट करना है, क्योंकि f अंदर है, g अंदर है। तो क्या हो गया आपके पास 3x, अच्छा तो यहाँ x की जगह पर क्या आ जाएगा 3x। ठीक है, ये तो कोई मुश्किल नहीं था, है ना। अब मुझे इसी की मदद से वापस अपनी वो वैल्यू चाहिए,
क्या कहते हैं, जी एक्स की वैल्यू चाहिए कि आखिर जी एक्स ऐसा क्या पुट हुआ था कि ये आया। अच्छा, अब करते हैं इन्वर्स, इन्वर्स करते हैं। अब इन्वर्स करते हैं, इन्वर्स, ठीक है। अब इन्वर्स करते हैं। अब देखो इन्वर्स करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसको नेगेटिव शो कराना पड़ता है, ठीक है। इन्वर्स कर रहे हैं ना, अब 2 को उधर ले जाओ, x रह गया। अब इधर भी यही करो, जी के साथ x भी आएगा, ठीक है। अब 3 को इधर ले आओ, सही है। अच्छा, कंपोजिशन में क्या कर रहे थे कि g की वैल्यू f में पुट कर रहे थे, मगर अब क्या करोगे, अब आपको इन्वर्स करना है, इन्वर्स करना है। तो इन्वर्स के लिए आप क्या करोगे, आप f की वैल्यू g में पुट करोगे, क्योंकि आपको वापस चाहिए जो चीज़ आपने सॉल्व करी है। तो ये आ गई आपकी f की वैल्यू, ठीक है। तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा ये, इसकी जगह पर आ जाएगा ये। तो मेरा क्या आंसर निकल कर आएगा, जी ओ एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये मेरे पास क्या है, जी मेरे पास क्या है ये, अब जी की जगह पे मैं ये पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा x माइनस, समझ लो ये पूरा x ही है, 2 और 3। समझ आया, नहीं आया होगा, चलो समझाता हूँ। देखो पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने g की वैल्यू f में पुट करी थी, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं f की वैल्यू को g में पुट कर रहा हूँ इन्वर्स निकालने के लिए। तो पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने उसको इन्वर्स कर दिया, यानी उसको इन्वर्स कर दिया, 2 को उधर ले गया। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था, मैं f की जो भी वैल्यू होगी वो इधर पुट करूँगा। तो मैंने f की वैल्यू को, जो कि इसको मैंने x कह लिया, इस इन्वर्स को मैंने x कह लिया, तो इस x माइनस 2 को मैंने यहाँ पुट कर दिया, यहाँ जी में पुट कर दिया, जी में पुट कर दिया, सही है। ये पूरा पुट होगा, ये पूरा इन्वर्स है, ये पूरा यहाँ पुट हो गया, x माइनस 2 अपॉन 3। समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, बस यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था। तो आई होप ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया हो, थोड़ा सा बस मुश्किल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अब ये समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं, आगे चीज़ों को करते हैं मज़ीद। तो स्टूडेंट अब जो है फर्दर आके चलते हैं, और ये वाला जो पार्ट है ना इस वीडियो को बहुत आसान है। देखो अक्सर पता क्या होता है, बच्चे ना पूरा फंक्शन का चैप्टर पढ़ लेते हैं, अगर मैं उनसे कहूँ कि हाइपरबोलिक फंक्शन लिख के दिखाओ, परेशान हो जाते हैं। मतलब उन्हें ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैंने उनसे ये कह दिया कि जो है ना अपनी बाइक मेरे नाम पे कर दो या अपनी मोबाइल मुझे दे दो हमेशा के लिए, तो परेशान हो जाते हैं, हैरानगी से देख रहे होते हैं। तो ये छोटे छोटे सवाल होते हैं जिनसे ना पता चल जाता है कि आप लोगों को कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है। तो मेरा ये मकसद है इस वीडियो के अंदर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देना, ताकि फिर जो मुश्किल चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, आप बोलो सर आता है, टेंशन नहीं लें, ठीक है। अच्छा आओ, अलजेब्रिक फंक्शन, देखो अलजेब्रिक से तो बात समझ में आ गई है। ज़िंदगी भर आपने क्या करा है, ज़िंदगी भर आपने अलजेब्रा ही तो पढ़ा है, 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, इसके अलावा जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हर क्लास में अलजेब्रा पढ़ते हुए आए हो। तो वो फंक्शन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रखता हो, अलजेब्रिक फंक्शन है। ये देखो, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना कि x है, x के ऊपर पावर है, और x पे पावर 1 है, और x पे पावर 0 है। अब आपको ये बात तो अच्छी तरीके से पता है ना कि यहाँ भी x मौजूद है, इसकी पावर 0 है, तो x की पावर 0 है तो यहाँ 1 आ रहा होगा, इसलिए 7 के साथ 1 लिखा हुआ है। लेकिन ऐसे 1 नहीं लिखा हुआ, ऐसे 1 नहीं लिखा हुआ है, ऐसे 1 लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो वो फंक्शन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेन करेगा, वो फंक्शन जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी, उसे हम बोलेंगे अलजेब्रिक फंक्शन। आओ ज़रा समझो, एक अलजेब्रिक फंक्शन ना आप लिख के दिखाओ मुझे। अच्छा देखो, मैंने कहा था ना फंक्शन को आप p, f, g, h कुछ किसी भी तरह से लिख सकते हो, तो परेशान नहीं होना। अब एक अलजेब्रिक फंक्शन आप लिख के दिखाएंगे, एक मैं लिख रहा हूँ, 3x³ प्लस x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, ये मैंने लिख दिया एक अलजेब्रिक फंक्शन। अब आप एक लिख के दिखाओ कमेंट सेक्शन में। अच्छा, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, थोड़ी सी स्पेलिंग इसकी ऐसी है, देखो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ना मुख्तलिफ फंक्शंस
होते हैं इसके अंदर, ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, और यही वो फंक्शंस हैं जो आपकी ज़िंदगी थोड़ी सी मुश्किल कर देते हैं। देखो अलजेब्रिक फंक्शन मैं आपको दे दूं, आप बोलोगे सर बस आप टेंशन न लें, 1000 सवाल दे दें मैं करके आ जाऊंगा। मगर मैं आपको ट्रांसेंडेंटल फंक्शन दे दूंगा, आप फंस जाओगे। क्यों? क्योंकि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के अंदर जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है, लॉगरिथमिक फंक्शन मौजूद है, ट्रिग्नोमेट्रिक, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन मौजूद है। यानी ये तमाम फंक्शन जो है ना, इनको क्या कहा जाता है? देखो याद रखना, मजमुआ, यानी तमाम फंक्शन मिलकर, ये एक्सपोनेंशियल मिला लो, लॉगरिथमिक मिला लो, ट्रिग्नोमेट्रिक मिला लो, हाइपरबोलिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सब मिला लो, तो ये बनते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। ठीक है, तो समझ गए ना? अगर कोई पूछ ले ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या है, तो आप ये कहोगे कि बहुत सारे फंक्शंस होते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में, जिसमें से आपसे पूछ लीजिए कौन कौन से, तो आप बताना एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और इसके अलावा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, हाइपरबोलिक, इन्वर्स हाइपरबोलिक। तो ये सब आपके पास होते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। दो मेन टाइप है फंक्शन की, उसके अंदर फिर इस तरह से है। अब आ जाओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल आपने पढ़ रखा ना, एक्सपोनेंट, पावर एक्सपोनेंट हो, ये है आपके पास एक्सपोनेंट। ठीक है, अब याद रखना ए की पावर यानी किसी पॉजिटिव की पावर एक्स हो तो इसे हम बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। देखो लिखा हुआ भी। अब ए क्या है? ए है आपके पास बेस, ये तो अच्छी बात है, मगर वो ए है क्या? कोई ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी है, कोई है क्या आखिर? तो ये ए बेसिकली होता है आपके पास नंबर, 0 तो नहीं होगा, 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर हो सकता है ये ए। और ए एक्स में भी कोई भी नंबर या वेरिएबल आ सकता है, एक्स में भी। देखो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि यहाँ कोई भी चीज़ आ सकती है। ठीक है, एक्स में आपके पास कोई नंबर भी आ सकता है, जैसे कि ए आपके पास होगा 2, एक्स आपके पास 3 हो गया, तो ये तो बहुत आसान हो गया। ये ए आपके पास वेरिएबल है, वेरिएबल यानी इसमें कोई भी चीज़ आ सकती है। देखो वेरिएबल एक तरह से समझ लो ज़िंदगी पर याद रखना, और जो बच्चे हैं हमारे कंप्यूटर साइंस वाले वो तो वेरिएबल के साथ खेलते रहते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। वेरिएबल आपके पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में आप कुछ भी ला सकते हो। वेरिएबल क्या है समझो ज़रा बात को, वेरिएबल एक बॉक्स है, इस बॉक्स में कुछ भी ला सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर दिल करा तो 2 ले आओ, अगर दिल करा तो 3 ले आओ, अगर दिल करा तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी ले आओ, साइन ले आओ। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल एक बॉक्स है, यानी एक जगह है जहाँ पर आप कोई भी चीज़ ला के रख सकते हो और इसे फिर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, बात समझ गए ना? अच्छा, लॉगरिथमिक तो कोई मुश्किल ही नहीं है, उसमें लॉग आ रहा होगा, आप पढ़ चुके हो पूरा चैप्टर लॉग पर, तो लॉगरिथमिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री भी कोई मसला नहीं है, फंक्शन होगा वो ट्रिग्नोमेट्री होगा, यानी साइन, टैन, कॉस, कोसेक और आपके पास सेक, कॉट, कुछ भी हो सकता है। अब इन्वर्स क्या होगा? भाई सिंपल है यार, इन्वर्स आ रहा होगा। देखो सिर्फ टैन नहीं है, आप समझ रहे हो कि सिर्फ टैन ही इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, नहीं भाई, साइन इन्वर्स भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है और कॉस भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक से मुराद ये कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वांटिटी हो सकती है, उसका इन्वर्स हुआ होगा। सही है। अच्छा, हाइपरबोलिक। अब हाइपरबोलिक को ना आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया है। मैंने फर्स्ट ईयर में, मुझे अच्छी तरीके से याद है, मैं पूरी फर्स्ट ईयर की बुक पढ़ा चुका हूँ, मुझे एक एक चीज़ याद है, तो मैंने कहीं बहुत ज़्यादा हाइपरबोलिक आपको नहीं पढ़ाया कहीं भी। तो हाइपरबोलिक का याद रखना, ये भी ट्रिग्नोमेट्री जैसा ही होता है। देखो बस इसमें फ़र्क क्या होता है, इधर कहीं एच नज़र आ रहा है? नहीं, इधर एच होता है, ये हाइपरबोलिक को बताता है। और साइन हाइपरबोलिक इसके बराबर होता है, इसी तरह कॉस हाइपरबोलिक भी होता है, टैन, कॉट वगैरह भी होता है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन भी हमारे पास कुछ इसी तरह का होता है जिस तरह का हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक होता है। एक है आपके पास इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन। एक मिनट भाइयों बहनों, इस तरह का होता है इन्वर्स हाइपरबोलिक। देखो फंक्शन को इन्वर्स करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे देखो यहाँ कोई फंक्शन को इन्वर्स नहीं किया हुआ था, बस इसको इन्वर्स करोगे आप। ठीक है, इस तरह से फिर वो उसके अलग बराबर आएगा। समझ गए इन्वर्स हाइपरबोलिक फंक्शन क्या होता है? तो ये था आपके पास फंक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स, जिसको बच्चे भूल जाते हैं। अब मैं आपको बोलूँ ना, मैं आपको ये नहीं बोलूँ कि यार ये फंक्शन है इसे सॉल्व कर दो, मैं बस ये बोलूँ कि लॉगरिथमिक फंक्शन लिख के दिखाओ। आप कोई भी लॉग वाला फंक्शन लिख दो,
जो भी आपके दिमाग में उस वक्त याद आ रहा हो, तो वो लॉगरिथम है। एक्स ज़रूर लगा देना, फंक्शन में एक्स होता है। देखो हर तरफ एक्स आ रहा है, एक्स 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 एक्स, हम सब की ज़िंदगी में एक्स। ठीक है, बात समझ आ गई? परेशान तो नहीं हो रहे हो? चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे समझते हैं। तो इस भाइयों और बहनों, अब समझते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन। पता है एक मज़े की बात बताऊं कि यूनिवर्सिटी में मैं था, तो टीचर पढ़ा रही थी डिफरेंशियल इक्वेशन या कैलकुलस का कोई कोर्स, नहीं डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स था। तो टीचर बोल रही थी कि ये फंक्शन इम्प्लिसिट है, ये एक्सप्लिसिट है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं पीछे बैठ के सोच रहा हूँ यार ये मैथ में ये नई चीज़ कब से आ गई मैंने तो कभी पढ़ी नहीं। तो मसला ये है वो मैंने नहीं पढ़ी थी, इंटर में ये शुरू से मौजूद थी। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी ही मज़ेदार चीज़ है और ये बहुत काम की चीज़ है। तो आज इसको समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। देखो एक्सप्लिसिट फंक्शन पता है क्या होगा कि आप y को एक तरफ कर दो इक्वल टू के और x को एक तरफ कर दो। अगर ये आप कर लिया आपने तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। नहीं समझ में आया? बहुत आसान सी बात तो कर रहा हूँ भाई। देखो आपके पास दो वेरिएबल मौजूद है ना, x और y। आपका ये काम होगा कि x एक तरफ चला जाए इक्वल टू के और तमाम y एक तरफ आ जाए इक्वल टू के। अगर ऐसा हो गया तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है। आओ चेक करते हैं एक्सप्लिसिट है या नहीं। हमारा काम क्या है कि y एक तरफ आ जाए और एक x एक तरफ आ जाए। अगर ऐसा हो गया तो ये एक्सप्लिसिट है, नहीं हुआ तो नहीं होगा। ठीक है, आओ ज़रा इक्वेशन सेट करनी तो आती है ना, उसको उधर ले जाओ। 3y इक्वल टू 1 माइनस 2x और y इक्वल टू 1 माइनस 2x3। देखो y एक तरफ आ गया इक्वल टू के और x एक तरफ आ गया। यहाँ कहीं यहाँ कहीं y मौजूद है? नहीं। यहाँ कहीं x मौजूद है? नहीं। तो फंक्शन कौन सा हुआ? एक्सप्लिसिट फंक्शन हुआ। तो एक्सप्लिसिट फंक्शन में आप क्या कर सकते हो कि x एक तरफ कर लोगे, y एक तरफ कर लोगे। x और y एक साथ नहीं आने चाहिए, इक्वल टू के अलग अलग साइड पे होने चाहिए। तो ऐसा फंक्शन कहलाएगा एक्सप्लिसिट। ज़रा मैं आपको एक फंक्शन दे रहा हूँ, मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन में करके बताओ एक्सप्लिसिट है या नहीं। 4x स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 1 करके बताओ एक्सप्लिसिट है या नहीं। एक्सप्लिसिट होगा तो क्या होगा, x एक तरफ चला जाएगा, y दूसरी तरफ आ जाएगा। x और y साथ नहीं आने चाहिए, इक्वल टू के एक तरफ। ठीक है, चलो इम्प्लिसिट। इम्प्लिसिट में क्या होगा, कितनी भी कोशिश कर लो x और y हमेशा साथ मिलेंगे आपको। आओ ज़रा चेक करते हैं। एक x और y, जैसे देखो यहाँ y नहीं है ना और यहाँ x नहीं है, तो ये एक्सप्लिसिट था। अगर यहाँ पर x आ जाता, चाहे वो माइनस होकर आ रहा होता, प्लस होके या डिवाइड में, तो वो एक्सप्लिसिट नहीं रहता। ठीक है, ये समझ के ये याद रखना। बच्चे समझते हैं x और y साथ होने का मतलब है ऐसे मल्टीप्लाई हो रहे हो, ऐसा नहीं है। बस इक्वल टू के एक तरफ y हो और दूसरी तरफ x हो, दोनों साथ ना हो। ठीक है, अब ये चेक करते हैं कि ये एक्सप्लिसिट है या नहीं। इम्प्लिसिट में क्या हो रहा होगा, x और y अलग ही नहीं हो रहे होंगे, जितनी भी कोशिश कर लो अलग नहीं हो पा रहे होंगे। आओ ज़रा करके दिखाता हूँ। x को उस तरफ ले आते हैं, x स्क्वायर y को ले आते हैं, तो प्लस एक्स वाई इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब क्या मैं x को उधर ले जा सकता हूँ? y फिर भी रह जाएगा। देखो ना, यहाँ से मैं इस y को अलग नहीं कर पा रहा, यहाँ से मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ इन दोनों x और y को अलग नहीं कर पाऊंगा। चलो कोशिश करता हूँ। आप बोल रहे हो सर अभी तो आपने कोशिश ही नहीं की। ठीक है, चलो कोशिश कर लेते हैं। x को कॉमन निकाल लिया, 1 प्लस वाई, ये एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस वाई, सॉरी x बचा ना। देखो x स्क्वायर और x है तो एक ही x कॉमन निकलेगा, तो x कॉमन निकाल लिया, तो x प्लस वाई इक्वल टू, ये लो, x और y अलग ही नहीं हो पा रहे। आप करके देख लो, कोशिश कर लो जितनी भी, x और y अलग नहीं हो पाएंगे। ऐसा नहीं आ पाएगा कि एक तरफ x हो दूसरी तरफ y हो, ऐसा हो ही नहीं पाएगा। देखो यहाँ x और y साथ आ रहे हैं, यहाँ भी x और y साथ आ रहे हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं इम्प्लिसिट, कि x और y अलग ही नहीं हो रहे, परेशान करके रख दिया। सच में परेशान कर देते हैं लोग। ठीक है, तो चलो, लेकिन मैं एक बात बताऊं, ये भी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी जो है वो इंसान के लिए नेमत होती है कि कोई उसको परेशान कर रहा है। मतलब परेशान करने से मुराद ये है कि कोई उसकी खैर व खैरियत ले रहा है, उसके बारे में पूछ रहा है, उसको याद कर रहा है। इस तरह से अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, ऐसे वैसे परेशान नहीं होता है। समझ में आ गई ना बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? एक्स और वाई अलग ही नहीं हो पा रहे। जैसे आप मोबाइल से अलग नहीं हो पा रहे ना, ऐसे एक्स और वाई अलग नहीं हो पा रहे। इसे बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, इसे बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। अच्छा, अब पढ़ते हैं ग्राफिकल फंक्शन। ठीक है,
तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी ग्राफिकल फंक्शन बोल रहा हूँ, मैं भी बोलूँ ये कहाँ से आ गया नया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यार ये जितने भी फंक्शन आपको पढ़ाए ना इन सबसे ग्राफ बनते हैं। देखो अभी आप लोग ना यकीन मानो ये चीज़ सोचते हो यार ये सर पढ़ा रहे हैं, कहाँ इस्तेमाल होंगे। जब यूनिवर्सिटी में जाओगे ना इस ग्राफ की मदद से आप प्रिडिक्शन करोगे। फॉर एग्जाम्पल एक ग्राफ आपके पास चल रहा है, ठीक है, आप देख रहे हो यार ये एक मिनट, असल में मैं खामोश इसलिए हो गया, शायद माइक टेस्टिंग हो रही है तो इसलिए, ठीक है, शायद आप लोगों को भी आवाज़ आ रही होगी। अच्छा चलो शुरू करते हैं दोबारा से। हाँ कहाँ थे हम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे ना। हाँ तो ये जितने भी फंक्शन है ना इन सब की मदद से ग्राफ बनते हैं, ये जितने भी फंक्शन है इन सब की मदद से बनते हैं ग्राफ। अब ये ग्राफ जो है वो क्या बताते हैं, ये ग्राफ प्रिडिक्शन में मदद करते हैं और ये ग्राफ मुख्तलिफ चीज़ों में हमें मदद करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है शुरू हो गया है हमारा असल मतलब टॉपिक। मतलब वैसे तो अब तक जो भी पढ़ रहे थे वो इसी से रिलेटेड था, लेकिन अब जो है ना लिमिट लगेगी और लिमिट की मदद से जो है ना अब आपने काम करना है, क्योंकि हम अब पढ़ने जा रहे हैं लिमिट ऑफ अ फंक्शन, यानी किसी फंक्शन की लिमिट क्या है और लिमिट इम्पॉर्टेंट क्यों है और लिमिट क्या होती है। इस चीज़ को जो है हमने डिटेल में स्टडी करना है और डेप्थ में जाकर इसको पढ़ना है और सीखना है। तो चलो आ जाओ अब इसको समझते हैं और इसको करते हैं। देखो लिमिट क्या होती है यार, लिमिट वो जगह वो पॉइंट होता है कि जहाँ तक आप जा सकते हो या जिसके करीब तक आप जा सकते हो या जिसके अंदर आपने रहना है। मैं कह दूं कि आपकी लिमिट है कि आपने जो है वो 10 घंटे से कम नहीं पढ़ना। सबसे पहले तो आप बोलोगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है चलो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी मैंने लिमिट बना दी। तो अब आप क्या करोगे, आप कोशिश करोगे यार चलो मैं 10 घंटे नहीं पढ़ सकता, मैं ना आज 9 घंटे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। अगर आपने 9 घंटा पढ़ लिया तो आप मुझे आगे क्या बोलोगे, सर आज मैंने 9 घंटा पढ़ लिया, तो भी मैं खुश हो जाऊँगा, चलो यार लिमिट के करीब करीब तो आ गए ना। तो यही चीज़ लिमिट है। लिमिट आपको बताती है कि यार x की वैल्यू क्या है, ठीक है, आपको x के करीब तर जाने की आपने कोशिश करनी होती है, ठीक है। तो ये लिमिट है और यकीन मानो हमारी ज़िंदगी जो है ना वो लिमिट ही है। हम हर काम लिमिट में ही कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई वज़न लिमिट में उठा सकते हैं, हम कोई खाना एक लिमिट तक खा सकते हैं, हम पानी लिमिट तक पी सकते हैं, या लिमिट से कम पिएंगे तो भी मुश्किल हो जाएगी। तो हमारी ज़िंदगी लिमिट है। जो बच्चा लिमिट नहीं समझता वो फिर आगे जाके डेरिवेटिव इंटीग्रेशन में भी फंस जाता है। यहीं पे उसको सब चीज़ें समझना शुरू करनी होती है। तो हम सब लिमिट है, खाना पका रहे हो एक लिमिट तक पकाना है, एक लिमिट तक क्वांटिटी रखनी है, सब कुछ लिमिट चल रही है यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। अब इंसान की भी लिमिट है, मतलब आपको पता है हम स्पेस में तो गए लेकिन चांद से आगे नहीं गए। मतलब कोई इंसान चांद के अलावा किसी और जो है वो प्लेनेट पे नहीं जा सका या स्टार पे नहीं जा सका, चांद तक ही जा सके, ठीक है। तो हमारी बहुत सारी लिमिट है और वो हमेशा रहेंगी, ठीक है। हम कभी पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा यूनिवर्स है, अभी जितना एक्सप्लोर करो उतना ही छोटा मालूम हो, उतना ही बड़ा मालूम होता है, सही। तो लिमिट्स हैं, तो लिमिट को बड़ा समझा करो। अब देखो लिमिट मैंने आपको वैसे तो बता दी क्या होती है, ठीक है, ये इधर नंबर लाइन पे भी देख लो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आपने x से लेकर 3 तक आना है, ठीक है। तो 3 क्या हो गई, आपकी लिमिट हो गई, यानी आप x की वैल्यू 3 रखोगे, फिर ये नेगेटिव में नंबर होगा, ये नंबर लाइन हो गई, सही। अब इसके बाद ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, तो वहाँ ये और अच्छा समझ में आएगा। तो लिमिट समझ गए, व्हाट अ वैल्यू अ फंक्शन इज गेटिंग क्लोजर टू एज x गेट क्लोजर टू अ सर्टेन नंबर। तो ये वही बात कह रहे हैं कि फंक्शन क्या देगा, ये क्लोज कब तक कैसे क्लोजर जाएगा, कि जब आप x की वैल्यू लिमिट के मुताबिक रखोगे, सही है। आओ इधर समझते हैं, अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो लिमिट है वो आपको ऐसे पता चल जाता है, लिमिट लगी हुई है वो आपको ऐसे पता चल जाता है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं LIM और x अप्रोच टू 3। इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू आप 3 रखने की कोशिश करोगे भाइयों बहनों। इधर आओ जरा और समझते हैं डिटेल में। अच्छा याद रखना लिमिट वाला ना इस तरह का सवाल आपको बहुत ज़्यादा कराया जाएगा, ये तो बहुत बेसिक है जो मैं आपको समझाने के लिए करा रहा हूँ। फंक्शन क्या है, fx है, तो मैंने लगा दिया लिमिट x और x अप्रोच टू 3। अच्छा अब देखो यहाँ भी मुझे लिमिट लगानी पड़ेगी और यहाँ लिखना पड़ेगा x अप्रोच टू 3 x प्लस 2। अब x क्या है मेरा, हाँ x मेरा है, अप्लाई, अब यहाँ मैं लिखूंगा अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट। तो लिमिट लगाने के बाद क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शन सॉल्व हो जाएगा।
यानी x की वैल्यू में क्या रख लूँगा, x की वैल्यू में 3 रख लूँगा। तो ये x मतलब सॉरी 3 + 2, तो ये जब मैंने लिमिट यानी x to 3 लगाया, ठीक है, तो 5 आ गया। सही, तो ये लिमिट है। लिमिट मुझे क्या कर गया, मेरे क्लोजर ले गया, मेरे फंक्शन को लिमिट तक क्लोजर ले गया, यानी जहाँ तक मैं जा सकता था मेरा फंक्शन वहाँ तक चला गया। ठीक है, इस तरह से। अब देखो इस तरह से नहीं कराया जाता आपको, इस तरह से आपको नहीं पढ़ाया जाता, आपको इस तरह से पढ़ाया जाता है जैसे अब मैं पढ़ाना शुरू करूँगा आपको। ठीक है, आप इसको ज़रा समझना, सॉल्व करो। अब डायरेक्ट लिमिट लगाओ ज़रा, यहीं समझाना है मुझे। अप्लाई इधर कर लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, डायरेक्ट कर रहा हूँ। ये मैं पहले ही बता रहा हूँ रॉन्ग तरीका है, मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से बच्चे वीडियो देख रहे होते हैं मेरी, वो मैं उन्हें समझाने के लिए रॉन्ग तरीका करा रहा होता हूँ, वो कहते हैं सर आपने गलत कराया। बेटा आपने ना 1 मिनट देखने के बाद दूसरा मिनट भी देखना होता है, ताकि बस मैं आपको बता दूं कि ये मैं क्यों गलत करा रहा था। मैं उसको बताना होता है, मैं बताता नहीं हूँ, मैं पहले करा देता हूँ फिर बताता हूँ। तो वो बच्चा सिर्फ 1 मिनट का देखता है, बोलता है यार ये तो गलत करा रहा है, वो बंद कर देता है, पूरी बात नहीं सुनता। तो इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ ये रॉन्ग वे है, ये रॉन्ग आंसर निकलेगा आपको। ठीक है, लेकिन समझाने के लिए मुझे कराना होगा ताकि आपको बात समझ आए। अच्छा, अब बच्चे क्या करते हैं, उनको मैंने कोई लिमिट वाला सवाल दिया, उनका एक ही दिमाग बना हुआ होता है कि डायरेक्ट x अप्लाई लिमिट लिखेंगे। अच्छा, कभी कभार सॉल्व होता भी है, हर बार नहीं होता। अप्लाई लिमिट, तो लिमिट क्या है, x = 0, ये लिखा हुआ नहीं है, बल्कि 0 नहीं होगी, x = 1 थी मेरे ख्याल से। हाँ, x = 1 थी, x अप्रोच टू 1 थी, यहाँ पे लगा देते हैं x अप्रोच टू 1। ठीक है, ठीक है मैम। अब अप्लाई लिमिट, देखो लिमिट लगानी है मुझे तो मैं ऐसे करूँगा। ठीक है, और fx हो गया मेरे पास, ये मेरी लिमिट हो गई। ठीक है, मैं लिमिट लगा रहा हूँ x² - 1, ठीक है, x - 1, ठीक है, लिमिट लगा दी। अब अप्लाई लिमिट लगाऊंगा तो क्या मतलब, x की वैल्यू 1 रखूंगा। चलो रख के देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर -1, 1 - 1, तो ये तो 0 आ गया, 0 आ गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ 0 आ गया या इन्फिनिटी। अगर ऐसे होगा ना, ऐसे होगा 1/0 होगा तो इन्फिनिटी होगा, लेकिन ये 0/0 आ रहा है तो 0 आ रहा है। पर ये ऐसे तो नहीं लाना था, ये तो नहीं आना था इसका जवाब तो कुछ और आना था। तो ये गलत तरीका था, ये गलत तरीका था कि आपने डायरेक्ट लिमिट लगा दी। अब लिमिट कैसे लगानी है, पहले आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। सबसे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई। जब इस तरह का आंसर आ रहा हो ना, 0 या आंसर आ रहा हो 1/0 जो कि इन्फिनिटी हो, तो इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। आगे सारे सवाल ऐसे ही होंगे। दिमाग में कान खोल के बेटा, दिमाग में कान खोल के दिमाग में एक चीज़ को रखो, अपने जो दिमाग के दरवाजे हैं वो खोल दो मेरे लिए। मैं आपको कोई बात बताने वाला हूँ। अब वो बात ये बतानी है कि देखो, जब भी आपको डायरेक्ट एक्स पुट करने पर ये आंसर मिले, 0 या इन्फिनिटी मिले या 1/0 मिले जो कि इन्फिनिटी होता है, तो फिर आपने क्या करना है, जो ये वाली चीज़ है इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। आओ ज़रा ऐसे करते हैं। ये अब राइट तरीका करा रहा हूँ मैं, राइट वे करा रहा हूँ। राइट वे इधर आ जाओ, इस तरफ करते हैं। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, अब आपने इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। तो अब लिमिट विमिट तो कोई चक्कर का है ही नहीं, तो बस सोल्यूशन की हेडिंग डलेगी। देखो ये क्या हो जाएगा, यहां जरा एक फॉर्मूला लगाओ। कौन सा फॉर्मूला, यही लिख दो, a² - b² = a - b और a + b। ये फॉर्मूला याद आ रहा है? हाँ याद आ रहा है। देखो x का स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 पे स्क्वायर लगा लिया, तो x - 1। ठीक है, बात समझ आ गई। ये फॉर्मूला, ये बात सबको पता है कि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो इसमें मुझे ज़्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया, ये क्या हो गया, a² - b² किसके बराबर होता है, a - b यानी x - 1 और x + 1। ठीक है, तो x - 1 x - 1 से कैंसिल हुआ, तो आपके पास क्या आ गया। अब लिमिट लगाओ, अब लिमिट लगाओ। तो लिमिट लगा दी मैंने। लिमिट क्या थी, x अप्रोच टू 1, बहुत सिंपल सवाल था। लिमिट यहाँ भी लगा दी, x अप्रोच टू 1। ठीक है, अब यहाँ लिखो अप्लाई लिमिट। अप्लाई, मैं वैसे खड़े होकर पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, बैठ के पढ़ाने में तो वो थक जाता है, लेकिन अगर गलती हो जाए खड़े होकर पढ़ाने में तो फिर थक जाता है बंदा। तो x = 1 है, ठीक है भाई, 1 पुट करना है। तो 1 + 1, तो ये आंसर जो निकल कर आ रहा है आपका 2। देखा, अब पहले कैसे 0 मिल गया आपको, या इन्फिनिटी मिल रहा था, नहीं बल्कि 0 मिल रहा था, अब कैसे 2 आ गया।
वही चीज़ है ना, यही चीज़ यहाँ सॉल्व की है, देखो ना, वही चीज़ वहाँ थी, यही चीज़ यहाँ है, बस फ़र्क क्या आया, फ़र्क ये आया कि यहाँ सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया, वहाँ डायरेक्ट सॉल्व कर दिया था। तो अब इस चीज़ को अपने दिमाग में बिठा लो, जब भी ये लिमिट वाले सवाल आएंगे आपने एक्स की वैल्यू चलो डायरेक्ट पुट करके चेक कर भी लेनी है, एक्स की वैल्यू डायरेक्ट पुट करके चेक कर भी लेनी है। लेकिन अगर एक्स की वैल्यू पुट करने पर आंसर नहीं आ रहा हो, जीरो आ रहा हो या इन्फिनिटी आ रहा हो, तो फिर आपने फ़ौरन भागे भागे इस तरफ आना है और सिंप्लीफाई करना है, फॉर्मूला लगाने की कोशिश करनी है, कोई ना कोई फॉर्मूला लगेगा, उसके बाद फिर ऐसे करना है। दिमाग में बिठा लो, 2 स्टेप बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है लिख नहीं रहा। अच्छा, अब इसके बाद मैंने आपको ना और भी चीज़ें पढ़ानी है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह बेसिक क्लियर हो जाएंगी आपकी इसमें। तो यहीं तक रखते हैं, अब मैं आपको आगे पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो स्टूडेंट अब समझते हैं कि ओपन इंटरवल हमारे पास क्या होता है। याद रखना, जब भी ओपन इंटरवल का वर्ड इस्तेमाल करें ना, तो जो नंबर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं वो नंबर इंक्लूड नहीं है और उनके दरमियान के नंबर इंक्लूड हैं। बहुत आसान बात है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा एक ओपन इंटरवल। अच्छा, एक आप लोगों को मेरी तरफ से चैलेंज है कि इस सवाल को ज़रा सॉल्व करने की कोशिश करो और जो इसका जवाब है वो कमेंट सेक्शन में लिखो, सही है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसका जवाब 7/-11 नहीं है। फिर आप देखते हैं सॉल्व कर पाते हो या नहीं। अगर ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब क्या है, अगर ये लिखा हुआ है 1 to 10, तो आप इसका क्या मतलब लोगे कि 1 से लेकर 10 तक नंबर नहीं, आप क्या लोगे 2 से लेकर 9 तक नंबर। 1 को और 10 को हटा दोगे और 1 और 10 के दरमियान जितने भी नंबर आते हैं 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ये सारे नंबर आएंगे और 1, 2, 3 ये भी सारे आएंगे और कहाँ तक जाएंगे 9 तक, 8.9, 8.8 ये सब भी आएगा, पॉइंट में भी नंबर्स लिए जाएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। अगर ओपन इंटरवल है तो इसका मतलब क्या है, जो नंबर लिखे हुए उन्हें इग्नोर कर दो, उन्हें हटा दो और उसके अलावा तमाम नंबरों को ले लो। अच्छा, अब मुझे ज़रा ये बताओ, मैंने लिखा है 1 to 5, अब आप कहाँ से लेकर कहाँ तक नंबर लोगे और कौन कौन से नंबर हटाओगे? हो सके तो कमेंट सेक्शन में जवाब देते रहो ताकि मैं देखता रहूँ। अच्छा, अब यहाँ जाते हैं। ओपन इंटरवल इट डज नॉट इंक्लूड द एंड वैल्यू, यानी जो लिखी हुई है, एक जो स्टार्ट वाला ए लिखा हुआ है और बी लिखा हुआ है, इसको हटा दो, इसके बीच वाले नंबर्स को ले लो। याद रखना, इसको लिखने के लिए ब्रैकेट का हमेशा ध्यान रखना। इस तरह से स्क्वायर राउंड ब्रैकेट बनेगा, ठीक है, इस तरह से राउंड ब्रैकेट बनेगा। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटरवल की बात करता है और राउंड ब्रैकेट ओपन इंटरवल की। एग्जाम्पल देखते हैं। आपके पास 2 और 5 है, मैंने कहा कि जो नंबर लिखे हुए वो हटा दो, यानी 2 और 5 इंक्लूड नहीं है। मीन ऑल नंबर बिटवीन 2 and 5 बट नॉट 2 and 5। जो 2 and 5 के दरमियान नंबर हैं वो इंक्लूड है। जो 2 और 5 के दरमियान क्या आता है, 2.1, 2.2, इसी तरह 3, 3.1, बहुत सारे नंबर्स आते हैं, इन्फिनिटी तक नंबर आएंगे। तो 2 और 5 के दरमियान के नंबर इंक्लूड हैं, जैसे देखो 2.1, 3, 4.9, इस तरह और भी नंबर लिख सकते हो, मगर 2 और 5 नहीं लिखना। अच्छा, 2 से छोटा नंबर भी इंक्लूड नहीं है, 5 से बड़ा नंबर भी इंक्लूड नहीं है। समझ में आ रही ना बात? नंबर लाइन पे समझाता हूँ, इससे ज़्यादा अच्छी बात समझ में आएगी। ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये -1 है, ये -2 है। वैसे तो यहाँ माइनस नहीं लिखा हुआ, -3 है, ये -4 है, ये -5 है। अब आपको क्या बोला है, 2 और 5। अच्छा, 2 और 5 ये आ गया। 2 और 5 के दरमियान जितने भी नंबर आते हैं सब इंक्लूड है, मगर 2 इंक्लूड नहीं है और 5 इंक्लूड नहीं है। उनके दरमियान के तमाम नंबर इंक्लूड है। बात समझ आ गई? लाइन सिस्टम पे बात समझ आ गई? चलो, बहुत आसान चीज़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल भी आप ज़रा देख सकते हो। क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल को लिखा जाता है स्क्वायर ब्रैकेट में। ये ओपन इंटरवल को ऐसे लिखा था ना, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाएगा, जैसे 1 to 10। अब इसमें क्या होगा, क्लोज इंटरवल में 1 से लेकर 10, 1 भी इंक्लूड है, 10 भी इंक्लूड है। यानी मैं ऐसे लिख रहा हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ 1 और 10। तो आप क्या करोगे, मैं बोलूँगा 1 और 10 को खोल के लिख दो, तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी 1 भी इंक्लूड है और 10 भी इंक्लूड है। ये किस में है, क्लोज इंटरवल में है।
अच्छा एक और बात, 1.1 1.2 भी ले सकते हो, 2.1 2.2 इस तरह पॉइंट्स पे भी नंबर ले सकते हो। बस ध्यान ये रखना है 1 और 10 के दरमियान में होने चाहिए। 1 से छोटा नहीं होना चाहिए, 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। क्लोज इंटरवल को लिखा जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट में। ये देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ये क्या है SQUAR, स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो आप इसे इंक्लूड करते हो। अच्छा अब इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। मीन ऑल नंबर फ्रॉम 2 to 5। अच्छा अब यहाँ 2 से 5 दिया हुआ है, तो 2 और 5 ये भी इंक्लूड है। कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा 2 5। तो 2 और 5 भी इंक्लूड है, और 2 और 5 के दरमियान जितने नंबर आ रहे हैं वो सब इंक्लूड हैं। तो इस तरह से करके लिखोगे। यहाँ देखो, यहाँ 2 और 5 नहीं था, यहाँ 2 और 5 है, सही। अब आता है सेमी ओपन इंटरवल। सेमी ओपन इंटरवल का मतलब क्या है कि इसमें राउंड ब्रैकेट होगा जो कि क्लोज इंटरवल के बारे में बता रहा होगा, और जो स्क्वायर ब्रैकेट का दूसरा पार्ट होगा वो ओपन इंटरवल के बारे में। आपके पास इधर सेमी ओपन में राउंड ब्रैकेट भी होगा जो कि ओपन इंटरवल के बारे में बता रहा होगा, और आपके पास क्लोज इंटरवल होगा यानी स्क्वायर ब्रैकेट भी होगा। देखो इस तरह से लिखा जाता है। राउंड ब्रैकेट किसके बारे में बता रहा है, ओपन इंटरवल के बारे में, और स्क्वायर ब्रैकेट किसके बारे में बता रहा है, क्लोज इंटरवल के बारे में। यानी ए और बी, इसको समझना, जिसके साथ राउंड ब्रैकेट होगा वो इंक्लूड नहीं होगा, उसको आपने इग्नोर कर देना है। जिसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट होगा वो इंक्लूड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 5, 2 के साथ राउंड ब्रैकेट है ना, यानी ये ओपन इंटरवल है, तो 2 को इग्नोर कर दिया। देखो नॉट इंक्लूड, 2 इज नॉट इंक्लूड, या 2 नॉट इंक्लूड, आसान लफ्ज़ होगा। अच्छा अब क्लोज इंटरवल किसके साथ है, 5 के साथ, तो देखो 5 इंक्लूड है, 5 3 इंक्लूड। अच्छा 3 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर है इंक्लूड है, 3.3 3.1 3.2 जो भी है, 4 5 सब इंक्लूड है। समझ में आया। अब इधर ज़रा देख लो, देखो 2 इंक्लूड नहीं है तो 2 को हटा दिया, ठीक है 2 को हटा दिया, यहाँ से लेग इसलिए रहा हूँ ताकि हटा सकूँ, और 5 इंक्लूड है, तो 2 इंक्लूड नहीं है, 5 इंक्लूड है, और उसके दरमियान में जितने भी नंबर हैं वो सब इंक्लूड हैं। 2 और 5 के दरमियान, 3 और 5 के दरमियान, 2 और 5 के दरमियान, सॉरी 2.1 2.2 भी इंक्लूड है। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन इंटरवल। अच्छा अब हम करते हैं ये सवाल, हुआ आप सही सवाल। चलो भाई सॉरी। अच्छा हुआ आप लोगों से ये सवाल, आई होप आप लोगों ने ट्राई तो किया होगा और हो भी गया होगा कुछ ना कुछ। अच्छा अब एक ज़रा बात समझना, जब भी लिमिट इन्फिनिटी हो, देखो यहाँ n दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ, हमेशा x पढ़ा रहे थे ना, तो कोई मसला नहीं है, यहाँ n और x सेम ही काम करेंगे। मैं चाहूँ तो इसे x भी कर सकता हूँ, लेकिन ये सीक्वेंस है तो इसलिए n ही रहेगा। ठीक है, तो x और n से नहीं घबराना, वो आपकी मर्जी है, n लगाओ x लगाओ। अच्छा याद रखना, जब भी आप लोगों ने क्या किया होगा, लिमिट डायरेक्ट पुट कर दी होगी, तो 7 - 11 आ गया होगा। आपने 3 इन्फिनिटी की पावर स्क्वायर, ये 0 के बराबर नहीं होता भाई। देखो इन्फिनिटी का मतलब है बहुत बहुत ज़्यादा। अब वो बहुत बहुत ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, 1000 2000 लाख 10 लाख करोड़ मिलियन बिलियंस, कुछ भी हो सकता है। मगर बिलियन को ट्रिलियन को 3 से मल्टीप्लाई कराओगे 0 तो नहीं आएगा ना। खुद सोचो, ज़रा दिमाग लगाओ। मैं बोलूँ आपके पास इनफाइनाइट पैसा है, आपके पास इनफाइनाइट पैसा है, और जो भी आपके पास इनफाइनाइट पैसा है उसे मैं n कह रहा हूँ, और उसे मल्टीप्लाई करा रहा हूँ 3 से। अब 3 मल्टीप्लाई बाई इन्फिनिटी, तो क्या आपका इनफाइनाइट पैसा 3 से मल्टीप्लाई होकर 0 बनेगा? क्या 0 कहलाएगा? नहीं ना भाई। इनफाइनाइट पैसा है, इसका मतलब है आप बहुत दौलत खर्च कर सकते हो, जितना चाहो शॉपिंग करो, जितनी चाहो गाड़ियाँ खरीदो, जितना चाहो घर खरीदो, कुछ भी करो, पूरी दुनिया खरीद लो, फिर भी दौलत ख़त्म नहीं हो रही। तो इसमें 0 कहीं भी आया नहीं ना। आप तो बहुत अमीर आदमी हो गए ना। 0 तो जब आता है ना जब इन्फिनिटी कोई 0 रिप्रेजेंटेशन दे रहा हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा, जो नहीं सोचा जा रहा, जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इन्फिनिटी अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई कराओगे या स्क्वायर लेके भी करा दो तो 0 तो नहीं होगा 3n का स्क्वायर। सोचने वाली बात है ना। 5n पे 0 आएगा, ना 5n स्क्वायर, ना -8n स्क्वायर पे 0 आएगा। तो अब करना क्या है, अब आओ ज़रा डिवाइड का रूल लगाओ, डिवाइड का रूल लगाओ। मैं बोलूँ कि 3 लोग हैं
और इनफाइनाइट मेरे पास चीज है। 3 को इनफाइनाइट से डिवाइड करा दो तो अब ये 0 हो जाएगा। क्यों? पहले तो मुझे पता नहीं है कि इनफाइनाइट है कितना, ठीक है। ऊपर से जब वो 3 से डिवाइड होगा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी यहाँ मोबाइल नहीं है वरना मैं आपको दिखाता, जब इनफाइनाइट को डिवाइड करूंगा मैं 3 से तो 0 आएगा, क्योंकि मुझे क्या पता कितना पैसा है, क्या नहीं है, ठीक है। तो कितना डिवाइड करना, मैं 0 कंसीडर कर लूँगा। ये समझ में आया? तो यहाँ n को स्क्वायर को कॉमन निकाल के डिवाइड में लाकर 0 मानना था। चलो आओ करके दिखाता हूँ। तो समझ में आ गई ना बात? इस चीज़ को बस याद रखना अपने दिमाग में। तो यहाँ लिखो सॉल्यूशन, टेक कॉमन। अच्छा कॉमन क्या लोगे? n स्क्वायर। अच्छा बच्चे ये कॉमन लेने में परेशान हो जाते हैं। अच्छा कॉमन सिर्फ एक ही साइड पे लेना है तो दूसरी साइड की तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। तो लिमिट n टू इनफाइनाइट, देखो n स्क्वायर को कॉमन निकाल लिया। अच्छा अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जब n स्क्वायर को आप कॉमन निकालते हो तो n स्क्वायर को आपको डिवाइड भी करना होता है। देखो n स्क्वायर कॉमन निकाला है तो n स्क्वायर को डिवाइड भी करना होगा। वजह बताता हूँ मैं क्यों ऐसा करना होगा। तो यहाँ से मैंने n स्क्वायर कॉमन निकाला तो 5n n स्क्वायर प्लस 7n स्क्वायर। अब ज़रा बात समझो, देखो मैंने 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 7 इसकी मदद से ये चीज़ बनाई है कॉमन निकाल के। अगर मैं n स्क्वायर को दोबारा इससे मल्टीप्लाई करा दूं और ये वाली चीज़ दोबारा आ जाए तो इसका मतलब है हमने सही कॉमन निकाला है। ज़रा करते हैं, या मैंने n को दोबारा मल्टीप्लाई कराया n स्क्वायर को, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। इधर मैंने दोबारा मल्टीप्लाई कराया n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल। इस n को 7 से मल्टीप्लाई कराया n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, यानी ऊपर वाली चीज़ आ गई। देखो आप इक्वेशन के साथ या एक्सप्रेशन के साथ कुछ भी कर सकते हो, बस एक स्टेप याद रखना कि अगर रिवर्स करो तो ऊपर वाली चीज़ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं a मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या मैं a को रिवर्स कर सकता हूँ कैंसिल करके? नहीं ना, इसीलिए n स्क्वायर मल्टीप्लाई करा है तो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, ये याद रखना। सही है। अच्छा अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी करते हैं, वहाँ भी n स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं। तो 5n स्क्वायर और n स्क्वायर माइनस 8n n स्क्वायर माइनस 11n स्क्वायर। देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर तो कैंसिल चला गया, ये सब्सक्रिप्ट में n है अगर किसी बच्चे को समझने में मुश्किल हो रही है। लिमिट n टू इनफाइनाइट। अच्छा देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 2n से 1n कैंसिल, तो ये बचा 3, ये बचा 5 और ये बचा n और ये बचा 7n का स्क्वायर। अच्छा अब आ जाओ डिनोमिनेटर, ये भी n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, 5 माइनस ये 1 से 1 कैंसिल 8n और प्लस माइनस 11n स्क्वायर। ठीक है, कोई मुश्किल? अब अप्लाई कर दो लिमिट, अप्लाई लिमिट। तो लिमिट क्या है कि n की जगह पर आप पुट करोगे इन्फिनिटी। तो ज़रा कर लेते हैं, लिमिट अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा लिमिट अप्लाई कर दिया करो तो ये चीज़ हटा दिया करो। देखो 3 एज इट इज़ आई है, उसमें तो n स्क्वायर इन्फिनिटी आ नहीं सकता, यहाँ इन्फिनिटी आ गया, यहाँ इन्फिनिटी का स्क्वायर आ गया। अच्छा और यहाँ आ गया 5 और यहाँ आ गया 8 और यहाँ आ गया इन्फिनिटी, यहाँ आ गया 11 और इन्फिनिटी का स्क्वायर। सही है, समझ आ गया? अब देखो 5 अपॉन इन्फिनिटी 0, 7 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर 0, तो सब 0 होता जाएगा। सिर्फ देखो 3 एज इट इज़ रह जाएगा, 5 एज इट इज़ रह जाएगा, प्लस 5 0, ये भी 0, माइनस 0 माइनस 0। तो आपके पास आंसर क्या आया? इन फाइनल स्टेप में आंसर लिख लो 3/5। सही है, समझ आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। ठीक है, तो आसान सा था, बस जस्ट आपको कॉन्सेप्ट को समझना था कि ये आखिर हो क्या रहा है यहाँ, फिर तो आप खुद भी आराम से निकाल लोगे सवालों को। चलो आगे स्टेप्स में चलते हैं। असल में पता है मसला क्या पड़ता है, बच्चों को मसला ये होता है कि वो जो है ना कंफ्यूज हो जाता है, इस वजह से रह जाता है, वरना इतना मुश्किल नहीं है। तो चलो इसको मैं रिमूव करता हूँ और आगे वाले स्टेप्स करा। तो स्टूडेंट अब समझते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। देखो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होगा, अब बेसिकली आपको ना कोई एफ दिया हुआ होगा, एफ में कुछ भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर वगैरह कुछ भी। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है
तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू पुट करते रहोगे, y की वैल्यू आती रहेगी आपके पास। कॉन्टिन्यूस फंक्शन में आपको पेन को उठाना नहीं पड़ेगा, आप पेन को उठाए बगैर जो है वो बना सकते हो फंक्शन को। ये तो मैंने ऐसे ही रफली कुछ भी बना दिया, लेकिन फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो आप पेन को उठाए बगैर, ठीक है, पेन को उठाए बगैर जो है वो फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हो। पेन उठाना नहीं पड़ेगा, टिप नहीं उठानी पड़ेगी, यूं डायरेक्टली आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि देखो ये ज़रा यहाँ देखो, ये तो इसको मिटाते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए कर दिया था आपको, ठीक है। ये देखो, ये बनानी है मेरे को लाइन, मेरे को कोई भी fx दिया हुआ होगा जो कि y के बराबर होगा, वो x क्या है मुझे नहीं पता, ठीक है, एक्सप्रेशन क्या है वो मुझे नहीं पता अभी, समझ के चलो, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ ना कुछ x वगैरह कुछ होगा। अब मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो मुझे पेन उठाने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ना, बगैर पेन उठाए मैंने ड्रॉ कर लिया। अगर मुझे पेन उठाना पड़ता और यहाँ से कुछ बनाना पड़ता तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं रहता। तो कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, जिसमें फंक्शन को ड्रॉ करते वक्त, देखो याद रखना, आपको इस तरह से फंक्शन दिया हुआ होगा, उस फंक्शन को आप ग्राफ में ड्रॉ कर सकते हो। ये चीज़ y ले लेना, fx को जो है वो y ले लेना, और यहाँ पर जो चीज़ मौजूद होगी, यहाँ पर जो चीज़ मौजूद होगी वो x होगी। तो जो भी x की वैल्यू होगी वो आप खुद अपनी मर्जी से रखते रहना, y की वैल्यू आती रहेगी, फंक्शन ड्रॉ हो जाएगा, समझ रहे हो। तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन में क्या होगा, पेन को उठाना नहीं पड़ेगा, ना जंप आएगा, ना ब्रेक आएगा, ना होल्स आएंगे, बस आप बनाते रहो, बगैर पेन उठाए चीज़ बनाते रहो। अच्छा, अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन में क्या होगा, यहाँ भी आपको फंक्शन दिया हुआ होगा, फंक्शन तो वहाँ भी था, यहाँ भी कोई x होगा, ठीक है, हमें नहीं पता क्या है। लेकिन इसमें क्या होगा कि फंक्शन को बनाने के लिए आपको, अब देखो यहाँ पे आके मैं रुक गया, अब मुझे ये वाली लाइन बनानी है तो बगैर पेन उठाए बना सकता हूँ। आप बोलोगे सर दूसरा पेन लिया है, बेटा ऐसा थोड़ी ना होता है दूसरा पेन लिया है, अच्छा तो फिर आपको यहाँ से बनाना पड़ेगा। ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, मतलब मुझे पेन उठाना पड़ गया बोर्ड से। तो जब मुझे पेन उठाना पड़ गया और दूसरी लाइन को बनाने के लिए यहाँ आना पड़ गया, अब आप बोलोगे सर यहाँ भी आप पेन उठा सकते थे, हाँ उठा सकता था, लेकिन बगैर उठाए भी तो बना सकता हूँ ना। देखो उठा लिया कोई मसला नहीं है, लेकिन बगैर उठाए भी तो बना सकता था ना इस लाइन को, ये देखो ऐसे बना लिया, लेकिन यहाँ ये पॉसिबल है बगैर उठाए। आप बोलोगे यूँ आ जाओ, तो यूँ नहीं है ना बेटा, ये लाइन नहीं चाहिए, सिर्फ ये वाली चाहिए दो। तो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है वो जिसमें पेन उठाना पड़ेगा और दूसरी लाइन बनानी पड़ेगी, वरना नहीं बन सकती दूसरी लाइन, ठीक है। तो कोई लिखा हुआ भी है, अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इज अ फंक्शन दैट यू कैन ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग योर पेन, बगैर पेन उठाए। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन कुछ भी हो सकती है। अ डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एज अ फंक्शन ब्रेक जंप और होल्स इन इट, अगर बगैर पेन उठाए तो बना ही नहीं सकते इसे। अच्छा, अब आओ भाइयों बहनों एक छोटा सा सवाल करते हैं, उसके बाद अलविदा लेते हैं। अच्छा, अब देखो ये मैंने करा तो दिया बेसिकली आपको, है ना, लेकिन अब ग्रुप के अंदर मैंने आपको प्रैक्टिस एमसीक्यूज भेजने हैं पूरे, कम से कम 30-40 होंगे, अच्छी सी प्रैक्टिस करना। फिर मैं आपको 100, 150, 200 एमसीक्यूज इंशाल्लाह कराऊंगा इस चैप्टर के, चीता कर दूंगा आपको मैं फंक्शन एंड लिमिट में। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, आपने कॉन्टिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, लिमिट, ग्राफ, इंटरवल और क्लोज इंटरवल, इसके अलावा आपने बहुत सारी चीज़ें फंक्शन अच्छी तरह समझ लिया है। बस अब क्या करना है, अब आपकी प्रैक्टिस पर है, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करना है। अब आपको बेसिक नॉलेज आ चुका है लिमिट का, इसको सॉल्व करते हैं फिर इंशाल्लाह अलविदा लेते हैं। अच्छा, अब देखो इधर क्या करना है हमने, अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं तो डायरेक्ट सॉल्व करने पे आपके पास क्या आएगा, 3x का स्क्वायर x, तो ये तो डायरेक्ट भी सॉल्व हो रहा है यार, नहीं डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा, डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा। देखो डायरेक्ट सॉल्व क्यों नहीं हो रहा, अगर मैं डायरेक्ट सॉल्व करूं, आप बोलो सर डायरेक्ट पुट कर दें, क्योंकि यहाँ x नहीं है, यहाँ x नहीं है, 3 है ना, यानी x 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9, और क्या हुआ 3 माइनस 3, तो ये तो 0/0 हो गया, ये तो हमें नहीं चाहिए 0/0, तो यानी ये गलत वे है। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, जब भी 0/0 आ जाए, 1/0 आ जाए, इन्फिनिटी, तो ये गलत होता है। अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। चलो सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई। देखो सिंप्लीफाई में मैं यहाँ क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर है ना, देखो ये वाला फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, और मल्टीप्लाई हो रहा है ए प्लस बी, डिवाइड में नहीं लिखा, मल्टीप्लाई में लिखा, यहाँ जगह नहीं है, तो ये लगा देते हैं कि एक्स का स्क्वायर माइनस, अच्छा किस चीज़ का स्क्वायर लूँ तो 9 बनता है, 3, स्क्वायर बोला था क्यूब लगा दिया, अच्छा तो ये क्या हो गया, x माइनस 3 और x प्लस 3 है ना। देखो एक्स स्क्वायर माइनस
3 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी। बहुत सवाल आसान सवाल था। अब यहाँ कर दो अप्लाई लिमिट, ठीक है। तो क्या है x इक्वल टू 3, तो लिमिट लगा दी। अब लिमिट लगा दी तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, तो 3 + 3 6 आपका जवाब आ रहा है, ठीक है बच्चों। अब इस तरह के मैंने हज़ारों सवाल आपको कराने हैं इंशाल्लाह, तो उसका वेट करना और फिर हम इसमें अपने आप को बहुत चीता कर लेंगे, स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको कहूँगा देखो ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाना। देखो ये आप लोग सोचते होगे सर आप लेक्चर तो यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो फिर ग्रुप में ऐड होने का क्यों कह रहे हैं। देखो यार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ग्रुप की फ़ीस भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी, तो वो उनके लिए मैं चाहता हूँ कि वो भी पढ़ते रहें। क्योंकि देखो मैं भी ऑनलाइन पढ़ता था, ऑनलाइन मैंने भी पढ़ाई की है, फ़िज़िक्स वगैरह मैथ वगैरह। अब फिज़िक्स के एक टीचर थे, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, तो उन्होंने अपने लेक्चर एकदम से ना पेट कर दिए थे, तो वो लेक्चर भी उनके हट गए थे वहाँ से। तो मैं ग्रुप में उस वक्त ऐड नहीं हो पा रहा था क्योंकि थोड़ा मसले चल रहे थे। लेकिन मैं ये बात समझ गया था कि लेक्चर से भी बच्चा पढ़ के पास हो सकता है, तो इसलिए लेक्चर मैं ग्रुप में रख देता हूँ, यूट्यूब पर रख देता हूँ, जिससे सबको देखने के लिए मिल जाता है। हाँ टेस्ट बुक्स वगैरह और तमाम चीज़ें ग्रुप में मिल जाती हैं। अब बोलोगे सर आप उन्हें ग्रुप में ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो बेटा ग्रुप में भी कुछ बच्चों को हम ऐड कर लेते हैं स्कॉलरशिप की ब्याज पर, तो आप लोग ग्रुप में जो है वो ज़रूर ऐड हो जाना, ठीक है। 4,500 फीस है पूरे साल के लिए। आप नंबर बता रहा हूँ इस पर डायरेक्ट पे कर दो और ऐड हो जाओ, 0340805770। डायरेक्ट फीस पे करो, इसी पे कांटेक्ट करो, ऐड कर लेंगे, तमाम चीज़ें प्रोवाइड करेंगे। 5-6 साल से आपको पढ़ा रहे हैं, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। कोई भी टेंशन वाली बात होती है तो इतने सालों से पढ़ा नहीं रहे होते। कमेंट सेक्शन में बच्चे बता देते कि टेंशन है, कोई मसला है, ठीक है, कोई फ्रॉड है, तो ऐसा कुछ फ्रॉड नहीं है। आप लोग आराम से ऐड हो ताकि तमाम चीज़ें आपको मिले। कोई बात समझ ना आई हो तो पूछ लेना, गाइड करूँगा। यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। क्योंकि दुआ में ज़रूर